नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 13 जनवरी 2024। आज सैटरडे है। सैटरडे हम वीकली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं और उसमें इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का। दूसरी बात है, इकोनॉमिक न्यूज जो भी रहेगी, ग्लोबली या डोमेस्टिक मीन्स भारत के बाहर और भारत के अंदर जो भी रहेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आपको पता ही है, हम वीकली वीडियो बनाते हैं और वीकली व्यू बनाते हैं, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा उसके हिसाब से अगर पोजीशन करेंगे और उसके हिसाब से अगर एनालिसिस करेंगे तो जो सक्सेस रेशियो है वो अच्छा मीन्स कंपेयर टू अदर्स अच्छा आता है। मीन्स डेली एनालिसिस से कंपेयरिंग मीन्स ओनली डेली एनालिसिस से। तो वीकली व्यू बनाने के बाद उसके हिसाब से वो मूवमेंट और ट्रेडिंग हम करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम 6 जनवरी को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 6 जनवरी को वीडियो बनाया था, तभी सब्जेक्ट लाइन दी थी कंफ्यूज्ड मूवमेंट। आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, डेली या इंट्राडे देखते हैं, तो जो भी मूवमेंट मिली हमको, डाउन का, बाद में अप का, बाद में थोड़ा सा साइडवेज का, देन फ्राइडे को सडनली अप का, जो मूवमेंट मिली ये लोग, बहुत से लोगों ने सोचा नहीं था और वो एक कंफ्यूज थी क्योंकि सबको लग रहा था प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बहुत मार्केट ऊपर जा चुका है, जो भी मीन्स भारत का और भारत का बाहर का भी, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं और इकोनॉमिक डेटा इतना अच्छा आने वाले नहीं है। पहला इंडिकेशन तो दे दिया था कि ऑटो सेल्स के डेटा हमारे भारत में इतने अच्छे नहीं आए, तो उनसे उससे लग रहा था इन्फ्लेशन डेटा भी बढ़ के आने वाला है, क्योंकि जनरली नवंबर और दिसंबर में इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये नई बात नहीं है। हर साल वैसा ही होता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ती है, मीन्स लोगों जो भी रहेंगे, दुनिया के भी लोग रहेंगे, तो परचेस ज्यादा होता है। तो तभी सब चीजें, फूड इन्फ्लेशन रहे या दूसरा भी कोई इन्फ्लेशन रहे, वो बढ़ के आता है। ये रेगुलर बात नहीं है, उसका इफेक्ट भी हमने मार्केट में देखा। लोग रहते पॉजिटिव, बुरा है, लेकिन मार्केट ने क्या लिया है हमने फ्राइडे के रैली में देखा। तो पहले दोस्तों, हम ग्लोबली बात करेंगे। ग्लोबली इकोनॉमिक न्यूज, पहली तो बात है, बड़ी कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं है, अभी भी नहीं है। जो भी आप सोच रहे हैं मिडल ईस्ट में चल रहा है, वो तो कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद में शांत हो जाएगा, उसके पीछे के रीजन भी आउट हो जाएंगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? नई बात नहीं है, हर बार होता है। नहीं, हर बार नहीं, रेगुलर नहीं होता है, बीच बीच में होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। लेकिन इतना इसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम के वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि जो शिप सी वाटर से जो भी ट्रैवल करते हैं, जो शिप कंपनी है, उन्होंने जो कमर्शियल गुड्स या गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाली शिप कंपनी है, उन्होंने उनका जो डायरेक्शन है वो बदल दिया है। तो जहाँ पे वो हल्ला कर रहे हैं कमर्शियल शिप पे, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इतना इम्पैक्ट इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में नहीं आएगा। इसके बारे में हमने मेरे ख्याल से 6 जनवरी के वीडियो में बात की थी। अभी ग्लोबल तो कुछ नहीं है नया साल हो चुका है, शुरू हो गया है सब जगह पे। अभी तक नए साल की इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हुई है, हमने बात भी की थी। 15 जनवरी के बाद इन्वेस्टमेंट ग्लोबली, नई इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है। अभी 13 तारीख है, हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में ग्लोबली मार्केट क्या बिहेव करता है। उसके बारे में हम डाउ जोन्स के बारे का चार्ट भी देखेंगे, यूएसडी आईएनआर का भी चार्ट देखेंगे, तभी आपको थोड़ा थोड़ा हिंट या
लग सकता है, या आप मेरे से अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ग्लोबली कुछ नहीं है, डोमेस्टिक तो वही है, हम धीरे धीरे इलेक्शन मोड में अंदर अंदर जा रहे हैं। आपने देखा होगा, हर जो भी इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां है, रूलिंग या अपोजिंग, उनके जो भी वायदे रहेंगे उसके हिसाब से सब कुछ जगह पे चल रहा है। अभी यहाँ पे मनी सर्कुलेशन बहुत होगा, क्योंकि इलेक्शन में मनी लगता है। तो मनी सर्कुलेशन आप देखेंगे 1-2 महीने में बहुत बढ़ चुका होगा। सर्कुलेशन मीन्स पार्टियों को खर्चा करने के लिए पैसा लगता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो कौन से स्टॉक में सेलिंग होगी, कौन से स्टॉक में बाइंग होगी, इससे आपने हमने लास्ट करंट वीक में या उसके पहले से बीच में सडन फॉल हमने बैंक निफ्टी में देखा है। उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा एचडीएफसी बैंक ने देखा है। मीन्स कोई तो भी ऊपर पे बड़ा बास्केट सेलिंग कर रहा है, या तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो भी ब्रोकर रहेंगे या इन्वेस्टर रहेंगे वो सेल करते होंगे, या उनको मार्केट नीचे आना चाहिए उसके वजह से वो सेल करते होंगे। ऐसा अलग अलग चीजें हमें नेक्स्ट 2 महीने में या 1.5 महीने में देखने को मिलेगा। तो इलेक्शन के वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, मनी सर्कुलेट होता है, उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे भी पड़ता है, गोल्ड पे भी पड़ता है, और स्टॉक मार्केट में भी पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्यों पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का पैसा ज्यादा लिक्विड है देन अदर एसेट्स। मैं गोल्ड का बात कर रहा हूँ या रियल एस्टेट का बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर पैसा निकालना ना है तो आप 2 दिन में आपका पैसा आपके बैंक में जमा हो सकता है। गोल्ड में भी नहीं मिलता है, और रियल एस्टेट में तो आपको पता ही है सबको नहीं मिलता है, किसी को मिलता होगा तो अलग बात है। रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये मनी सर्कुलेशन रहेगा। और दूसरी बात है, अभी बजट आएगा, बजट की न्यूज अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी खत्म होगी। मीन्स ये अभी नेक्स्ट एक्सपायरी जो भी है 18 जनवरी को, उसके बाद में मंथली एक्सपायरी चालू हो जाएगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है 25 जनवरी, बाद में 26 को छुट्टी है। तो भी तो पोजीशन कुछ नहीं बनेगी, आपको पता है, लेकिन उसको बहुत देर है। तो 18 के बाद आप क्या बोलते हैं, नहीं है बजट की न्यूज के बारे में आपको हर जगह पे सुनाई देगा। टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे, या सोशल नेटवर्क पे, या न्यूज़पेपर पे, या डिजिटल मीडिया पे, कहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जो भी है वो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट का हर जगह पे खर्चा चल रहा है, हर जगह पे नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, और उसके हिसाब से अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट होती है तो मार्केट आप सोच सकते हैं कहाँ पे जा सकता है। उसका कुछ इंडिकेशन आपको यूएसडी आईएनआर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आप हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो निगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है अभी तो फिलहाल नहीं। निगेटिव न्यूज क्या आ सकती है, हम नेक्स्ट महीने की वीडियो में बात करेंगे, मीन्स फरवरी में बात करेंगे। अब तक तो कुछ नहीं है, क्या हो सकती है इसके बारे में। तो दोस्तों, अभी तक हमने इकोनॉमिक न्यूज के बारे में डिस्कशन किया। अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, और उसके बीच में एक टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करता हूँ। ये विवेक कोलते एनालिसिस, ये टेलीग्राम चैनल है, ये चैनल है, यहाँ पे डेली अपडेट पोस्ट करता हूँ। ड्यूरिंग द वीकेंड डेज में छुट्टियां रहती है, जब भी मुझे मेरे पास न्यूज आती है उस वो मैं पोस्ट करता हूँ। मार्केट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन से मेरे स्टॉक्स, जिस इस चैनल पे जो भी स्टॉक्स के बारे में मैं पोस्ट करता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस 95% मेरी इन्वेस्टमेंट वहां पे रहती है। ये फ्री चैनल है। और इम्पोर्टेंट बात, जो भी पोस्ट करता हूँ जो है वो है। और एनालिसिस के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा। अभी वापस उसके बारे में बात करता हूँ। हम
रखते हैं। और दूसरा एक चैट ग्रुप है, विवेक कोलते चैट। यहाँ पे कोई भी अगर ज्वाइन होता है, अगर किसी की क्वेरी रहेगी, क्वेश्चंस रहेगा, प्रश्न रहेगा, तो मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो स्टॉक्स के बारे में अगर आपका कोई पॉजिटिव और निगेटिव व्यू रहेगा, और आपको एंट्री और बाय करना और सेल करना है, तो अगर आपको लगता है तो मेरा व्यू जान लीजिए, और किसी को और आपको फॉलो करते होंगे उसका भी व्यू जान लीजिए। उसके हिसाब से एक एवरेज व्यू निकाल के आप बाय और सेल के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि इसके वजह से क्या होती है, एक अच्छा तरह से आपका भी एक एनालिसिस हो जाता है। तो इसके वहां पे एक विवेक कोलते चैट चैनल है, सॉरी ग्रुप है, दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पोस्ट डाल सकते हैं, मैं जब भी टाइम मिलेगा तो पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ये होगा टेलीग्राम चैनल। इम्पोर्टेंट होती है लोग लाइक शेयर वगैरह बात करते हैं, यूट्यूब चैनल को भी टेलीग्राम चैनल को भी, वो मैं करता नहीं हूँ। क्योंकि जो दिखता है वो आपके सामने है, ये स्क्रीन है, ये चार्ट बताता है। आप अगर ऑप्शन चेन डेटा स्टडी करते हैं, वो बताते हैं, डेटा बताता है। तो जो आपको दिखता है वही ये आपके सामने। तो अभी ये निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का ये डेली चार्ट है। हम कभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्यूचर का चार्ट पे ही डिस्कस करते हैं। हम कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं। तीसरी बात, हम के आई डबल एस किस फॉर्मूला यूज करते हैं। के आई डबल एस मीन्स कीप इट सिंपल एंड स्वीट। जिन्होंने मैनेजमेंट पढ़ा है उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। कम इंडिकेटर यूज करने से फायदा यही होता है कि आपका एंट्री एग्जिट अच्छी तरह से होता है। ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे, ज्यादा इंडिकेटर ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ऐसा मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। आपका अलग होगा तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके हिसाब से काम करते हैं। तीसरी बात, चार्ट पैटर्न कुछ मीन्स ट्रायंगल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये जो भी पैटर्न्स बनते हैं, या तो कोई प्राइस एक्शन की बात करता है उसके हिसाब से, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनती है, डब्बा भी बनता है। डब्बे के बारे में हमने लास्ट ईयर के वीडियो में बात की थी। मैं इसको बॉक्स ट्रेडिंग बोलता हूँ। बॉक्स ट्रेडिंग मीन्स आप डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं, उसके बाद उसका ही बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बॉक्स बनते हैं चार्ट पे, उसके हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करते हैं, आपको अच्छा तरह से स्टडी करने की बात करेंगे, तो आपको अच्छा सक्सेस रेशो मिल सकता है। अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो ये एक ब्रेकआउट मिला था, और निफ्टी ने आफ्टर इलेक्शन इस बड़े चैनल में, ये जो बड़ा चैनल है जो कोई हाईलाइट हो गया थोड़ा सा ग्रीन कलर का, इसमें हमने एंट्री की थी, बराबर है। और ब्रेकआउट भी मिला था। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा मार्केट आया, नीचे आया, बाद में सपोर्ट लेके ही निफ्टी ऊपर ही अप ट्रेंड के टॉप चैनल के ऊपर है। वहां पे हमने लास्ट टाइम ये अप ट्रेंड चैनल बनाया था। ओके, ये अप ट्रेंड चैनल बनाया था। अप ट्रेंड ट्रेंड चैनल का बॉटम के नीचे भी गया था थोड़ा सा एक दिन। तभी हमने क्या बोला था, कंफ्यूज्ड मूवमेंट हो सकती है। देखो आप अगर स्क्रीन पे देख रही है, 8 जनवरी का, 8 जनवरी का डेली कैंडल स्टिक है, वो रेड है। उसके पहले ये 5 जनवरी है। तभी सैटरडे संडे हुआ, होने के बाद सैटरडे फ्राइडे को ऐसा लग रहा था मंडे को मार्केट खुलाएगा ऊपर, लेकिन खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई विथ कंफ्यूज मूवमेंट। सबको लग रहा था फ्राइडे को ऊपर जाएगा, लेकिन मंडे को नीचे गिरा। उसके बाद में वापस कंफ्यूज मूवमेंट, बाद में ग्रीन। आप अगर इंट्राडे आप देखते होंगे, सडन सेलिंग, सडन सेलिंग, इसके वजह से कंफ्यूज सेलिंग भी हुई थी, और मार्केट भी ऊपर जा रहा था। और लास्ट फ्राइडे को जो अभी कल फ्राइडे हुआ, उसमें तो पूरी कंफ्यूज थी। मार्केट में कुछ भी न्यूज नहीं थी, ओनली
इन्फोसिस के थोड़े से अच्छे रिजल्ट आए, टीसीएस के अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन इन्फोसिस ज्यादा ऊपर भागा देन टीसीएस। ये टोटली कंफ्यूज लोगों का सोचना था, और उसके हिसाब से निफ्टी और देन बैंक निफ्टी दोनों ऊपर चले गए। आपने देखा मीन्स मार्केट ये लास्ट फ्राइडे जो लास्ट वीक में मूवमेंट थी वही इंडिकेट कर रहा था कुछ तो कंफ्यूज मूवमेंट आ सकती है। आपका तभी कंफ्यूज होता है, तभी आप जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस आप सेलिंग साइड में है या बाइंग साइड में, तो आपके लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि बाइंग साइड में मिल सकता है, सेलिंग साइड में भी प्रॉफिट मिल सकता है। मैं अभी इंडेक्स की ही बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को एक जो डाउन ट्रेंड चैनल बना था छोटा सा लास्ट वीक से 1 जनवरी से जो बना था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद वापस निफ्टी इस अप ट्रेंड चैनल के जो बीच में का लाइन है, हमने हर बार बोलते हैं ये बीच में का लाइन रेजिस्टेंस है, अभी वहां तक निफ्टी आकर रुका है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है मंडे को तो वापस हम 22,400 की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से 6 दिसंबर को मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे, अगर 20,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज है 21,700 तो 22,400। अभी हम 21,700 के ऊपर ही है। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 22,400 आपको दिखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। सपोर्ट हम सीधे सीधे पकड़ेंगे, शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 21,700। ओके, डाउ जोन्स कल मिस फ्राइडे को 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हाई था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम कम हुआ है। तीसरी बात, अगर मंडे को मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या नीचे खुलता है तो पुट कॉल रेशियो और कम हो जाएगा, और उसके बाद में नेक्स्ट मूव अप मूव चालू होगी। ऐसा इंडिकेशन है, ऐसा पैटर्न्स है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म हम सपोर्ट लेंगे 21,700, और रेजिस्टेंस अभी भी 22,000 है। लास्ट वीकली वीडियो में भी बात की थी, अगर 22,000 के ऊपर फ्यूचर रहता है और देन स्पॉट आता है तो हम 22,400 के तरफ जाएंगे। या तो नहीं तो अगर मेरे ख्याल से विप्रो के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, और टेक किसी के और रिजल्ट आ गए उसके एसीएल टेक के रिजल्ट अच्छा है, आईटी कंपनी। विप्रो के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, तो उसका विप्रो का इतना वेटेज इंडेक्स में नहीं है। एसीएल टेक का भी इतना नहीं है। लेकिन अगर एसीएल टेक थर्ड नंबर कंपनी है, उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ऑलरेडी टीसीएस और इन्फोसिस ऊपर गए हैं, ऊपर जा सकते हैं, या वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो मान लेना साइडवेज मार्केट हो सकता है। या तो ब्रेकआउट होगा, या तो साइडवेज हो सकता है, या तो सपोर्ट लेगा 21,700 सपोर्ट। यहाँ पे फिबोनाची का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है 22,000। लेकिन 22,000 ऊपर थोड़ा सा 20-25 है, लेकिन 22,000 अगर 22,000 क्रॉस करता है तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो 21,700 के आसपास सपोर्ट लेंगे। अगर नहीं आते हैं, अगर उसके नीचे आते हैं तो ये डाउन ट्रेंड चैनल में वापस निफ्टी एंट्री कर सकता है। उसके बाद में धीरे धीरे वो जाएगा 21,100। लास्ट टाइम भी बात की थी 21,000 ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। फिर यहाँ पे 21,100 के पास धीरे धीरे जाएगा, सडन नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी सेलिंग हुई थी वो जो बास्केट सेलिंग सेलर है अभी कितना बेचेगा, और एचडीएफसी बैंक में ही बेच रहा है और बैंक निफ्टी को नीचे गिरा रहा है। या तो उसको पता है बैंक निफ्टी को नीचे गिराएंगे तो वापस नीचे बॉटम में वो बाय कर सकता है, हो सकता है, मालूम नहीं उसके पास कितना पैसा है, वो क्या सोचता है। अभी हमको नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की है। आप आरएसआई देख सकते हैं, तो आरएसआई ने यहाँ पे क्रॉस किया है और ऊपर 65
के पास है, अभी ओवरबॉट नहीं है, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे गैप आने के बाद अच्छा पोजीशन पे है। आरएसआई जनरली मैं आरएसआई और कुछ भी जो है पैटर्न उसके बारे में बात करता हूँ। और इंडिकेटर आपको तो पता है मैं क्या यूज करता हूँ। मेरे ख्याल से 2 वीक पहले एक इसमें मेरे इंडिकेटर थे, आपने देखे होंगे। एक बार तो विथ इंडिकेटर भी एनालिसिस किया था, क्योंकि छुपाने से कुछ नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ तभी वो कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं इंडिकेटर हाइड कर देता हूँ। लेकिन आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं उसमें से ही मेरे इंडिकेटर है जो मोस्ट ऑफ लोग यूज करते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी में भी ये मैंने लास्ट टाइम बोला था, एक पैटर्न बन रहा है, एक डाउन ट्रेंड चैनल बना है, मैंने ये कल ड्रॉ किया था। बराबर है, तो ये होने के बाद एक ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसा ऐसा टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे लिखा था। ये कब किया था, ये पोस्ट किया था या 12 बजे, 2 बजे के बाद एक ब्रेकआउट मिल सकता है। कोशिश हुई लेकिन हुआ नहीं। उसके पहले किया था इंडेक्स मोर पॉसिबिलिटी क्लोज एट डे हाई, आपने देखा होगा इंडेक्स नियरली क्लोज टू हाई, डे क्लोज पे, डे हाई पे क्लोज हुआ है। ये तो बात अलग है, ये सब कुछ है डेटा में दिखता है। डेटा में कौन सा, ऑप्शन चेन डेटा। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे मीन्स इसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन डेटा में वीकली और मंथली में, तो आपको पता चलेगा। अभी बोल रहा हूँ मंथली ऑप्शन डेटा ये महीना चालू होने से ही पॉजिटिव है, इतना ऊपर नीचे होने के बाद भी मंथली डेटा पॉजिटिव है। मुझे उम्मीद है कि हम 22,400 के आसपास ही मंथली पे क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि मंथली डेटा वही इंडिकेट कर रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा मंथली का अगर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। अभी बैंक निफ्टी में सीधे साथ एक ड्रॉ करता हूं आपके सामने ही है। देखो ये एक आपको एक ट्रेंड लाइन दिखती है, बराबर है, नियरली। ओके, मैंने ये ड्रॉ किया आपके सामने। अच्छी तरह से आप आपके जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल रहेगा वहां पे ड्रॉ 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 कर लीजिए। उसका थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, होगी। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हॉरिजॉन्टली सपोर्ट है 47,200, 300 दिखते हैं लेकिन 47,200 पकड़ी है सपोर्ट। या ये जो ट्रेंड लाइन ब्लू लाइन बनाई है इसको आप सपोर्ट मान सकते हैं। जैसे हमने एक बड़े पैमाने से देखते हैं, देखो ये ग्रीन लाइन दिख रही है कर्सर जहाँ पे है, और ये ब्लू लाइन है, ये एक्सपांडिंग चैनल है। ऐसा ही एक्सपांडिंग चैनल का निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है। हमने 2 वीक पहले इसके बारे में बात की थी। बैंक निफ्टी में तभी बन रहा था, अभी बन चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी के टॉप लाइन एक्सपांडिंग चैनल के टॉप लाइन पे हम खड़े। यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न ऊपर पैटर्न बन रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अगर हुआ तो बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, ये भी एक पैटर्न आपको दिखता है। इतना कंफर्मेशन नहीं है इस पैटर्न के बारे में, लेकिन एक पैटर्न हमको दिख रहा है। ये भी अप ट्रेंड चैनल, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन नियरली है। एक बड़ा अप ट्रेंड चैनल, एक उसमें से छोटा। वहां पे अगर मान लो यहाँ पे जो ये क्रॉसिंग दिखता है, ये देखो ये बड़ा अप ट्रेंड चैनल का टॉप लाइन, ये डाउन ट्रेंड चैनल का ये टॉप लाइन, यहाँ क्रॉसिंग पे, अगर यहाँ एक क्रॉसिंग पे अगर ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी सीधा 49,000 की तरफ जाके रुकेगा। ये चीजें हमको नेक्स्ट वीक में पता चलेगी। बैंकिंग के रिजल्ट्स क्या आते हैं, मिस मोस्ट ऑफ द केसेस एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट, इसलिए कोई तो भी बैंक एचडीएफसी बैंक सेल कर रहा है, उसको क्या पता है, या तो उसको स्टॉक नीचे लाके बाय करना है, या तो उसको पता है रिजल्ट खराब आने वाले। लेकिन बाइंग तो
मीन्स अगर ज्यादा लोगों को पता होगा कि उसमें तकलीफ है तो और सेलिंग आ सकती है, लेकिन वो सेल करता है लेकिन इमीडिएटली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में वापस बाइंग आ जाती है। कल भी हमने 20 रुपए नीचे गिरा, विद इन मिनट उतना ही जहां से गिरा था वहीं पे क्लोज हो ऊपर चला गया। नहीं, या तो वो सेल करके बाय कर रहा है या प्रॉफिट बुक कर रहा है, दूसरा बाय कर रहा है, या उसके मन में फियर है, उसने सेल करने के बाद भी नीचे नहीं जाता है। कोई भी चीज हो सकती है, इसका हम इतना एनालिसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा फर्म हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 47,200 पकड़ी है, और रेजिस्टेंस वही है। अगर 48,300, या ये इमीडिएट रेजिस्टेंस वही है कल का है, इमीडिएट रेजिस्टेंस वही है, मीन 48,000 कल का है। अगर 48,000 क्रॉस करता है तो हम 48,300, बाद में 49,000 की तरफ चले जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करो, नहीं तो 47,200 की तरफ धीरे धीरे आएंगे, तभी निफ्टी भी आएगा और बैंक निफ्टी आएगा, तभी ये डाउन ट्रेंड चैनल आप देख लेना। इसलिए अगर वो ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट वीकली वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ये दोनों डाउन ट्रेंड चैनल हम निकाल देंगे। ऐसा हम हर बार बात करते हैं। आरएसआई देखेंगे, आरएसआई नीचे आप देखिए 50 के ऊपर ही है। अभी हम देखो, अभी निफ्टी के बारे में बात हुई, बैंक निफ्टी के बारे में बात हुई, अभी हम डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं। देखो, डाउ जोन्स में ब्रेकआउट होने के बाद ये जो अप ट्रेंड चैनल है वहीं पे घूम रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है। अभी अमेरिका में जो भी रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि अभी मार्केट तो मूव होने वाला है रिजल्ट्स के हिसाब से, कंपनी के रिजल्ट से कैसे आते हैं इसके बारे में हमने 15 दिन पहले की वीडियो में बात की थी। मार्केट मूव होगा रिजल्ट के ऊपर, जिस स्टॉक के अच्छे रिजल्ट आते हैं उसका वेटेज अगर इंडेक्स में ज्यादा है तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और ज्यादा है और निगेटिव रिजल्ट आए आते हैं तो इंडेक्स नीचे आएगा। ये तो एक सिंपल बात है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अभी अमीर मिस इसके बारे में हम सीधी तरह से बात नहीं कर सकते अच्छे, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे, कैसे आएंगे ये तो पता नहीं है। ये तो हमको ड्यूरिंग द डे प्राइस एक्शन क्या होती है उसके हिसाब से दिखता है। यह रहेगा डाउ जोन्स के बारे में। लेकिन कभी ना कभी डाउ जोन्स इस अप ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट करेगा और 38,500 के ऊपर डाउ जोन्स जा सकता है, क्योंकि कोई भी बड़ी निगेटिव न्यूज अभी भी वर्ल्ड मार्केट में नहीं है। हमने ये इसके बारे इस, इस चीज के बारे में भी बात की थी कि जब भी इसराइल हमास का चालू था, तभी अगर ईरान अगर एक्टिवली इसमें एंट्री करता है तो मार्केट बहुत नीचे गिर सकता है। ये 2-3 महीने की बात है, अभी भी वही है। ईरान सपोर्टेड जो ग्रुप है वही कार्गो शिप पे हमला कर रहे हैं। अगर वो एक्टिवली कुछ करते हैं, अदर कंट्रीज भी करता है, तो फिर मार्केट तो गिरेगा, इसमें तो नहीं बात नहीं। अभी यूएसडी आईएनआर के बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत बड़ा दिखता है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। इसके बारे में मैं एक बार पोस्ट किया था, ये यूएसडी आईएनआर का पोस्ट था। देखो, ये पोस्ट किया था यूएसडी आईएनआर। ये था एक 8 जनवरी को रात को नियरली 9 बजे। नियरली राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेकडाउन पॉसिबल, राइजिंग वेज पैटर्न में आपको ब्रेकडाउन मिलता है तभी उसकी कब मिलेगा बड़ा, $82.75 तभी था, 83 था। अभी देखो उसके बाद में 9th, अब वीकली अपनी डेली देखते हैं। ये पोस्ट किया था 8 तारीख को, बराबर है, यहाँ पे था, यहाँ पे
फिर ये 9th, ये 11 और 12, बराबर है। उसके बाद यूएसडी आईएनआर नीचे आ रहा है। अभी राइजिंग वेज आपको नियरली एग्जैक्ट नहीं है। देखो ये अप ट्रेंड लाइन है और ये भी जो चैनल अपर लाइन है ये राइजिंग वेज के हिसाब से है, एग्जैक्ट है। आप इसमें कोई असेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा राइजिंग वेज की तरफ भी है। लेकिन यूएसडी आईएनआर इसके एक बार मैंने पोस्ट भी किया था कि डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है लेकिन यूएसडी आईएनआर नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं अभी तक डॉलर इंडेक्स इतना नीचे गिरने के बाद 102 तक आने के बाद भी अगर यूएसडी आईएनआर नहीं नीचे आता है तो यूएसडी आईएनआर आज ना कभी नीचे आएगा। तो अभी लेवल सिंपल है। देखो ये बड़ा रेड कैंडल है, इसका सपोर्ट है 82,000 सॉरी 82.75। अगर 82.75 के नीचे अगर मंडे को डॉलर इंडेक्स नीचे रहता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। मीन्स 82.50 अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो यूएसडी आईएनआर आएगा 80 की तरफ। उसका इम्पैक्ट सिंपल है, गोल्ड की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है, इतने ऊपर जाना नहीं चाहिए था। अगर डॉलर में गोल्ड ऊपर बढ़ता है तो यूएसडी आईएनआर नीचे आएगा, तो गोल्ड की प्राइसेस अभी फ्लैट हो सकती है या नीचे आ सकती है। गोल्ड के बारे में भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का डिसीजन आने वाला है, कभी ना कभी आएगा। उसके हिसाब से गोल्ड की प्राइस भी इंडियन रुपीज में कम हो सकती है। दूसरी बात है यूएसडी डॉलर इंडेक्स का इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ये चीजें ध्यान में रखना है, इमीडिएट नहीं आएगा, ये आपको नेक्स्ट 6 मंथ में पता चलेगा। जब भी लगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा। लेकिन अगर 82.75 के नीचे आता है तो 82.50 और उसके नीचे आने के बाद ये आएगा 80 की तरफ, ये डॉलर इंडेक्स। और ये अगर यूएसडी आईएनआर 80 की तरफ धीरे धीरे आएगा तो आपको पता है निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है ये, इसको क्यों नहीं नीचे गिराया, आपको कुछ महीनों के बाद इसका भी रीजन पता चलेगा। ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक कंट्री में से दूसरे कंट्री या दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में मूव होती है, उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको नीचे नहीं आने दिया है। तो दोस्तों हमने इंडेक्स के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी डाउ जोन्स और यूएसडी आईएनआर के बारे में बात की, टेलीग्राम चैनल के बारे में बात की। आपको अगर लगा तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है हम बात करते हैं जो सामने दिखता है उसके बारे में ही बात करते हैं। तीसरी बात कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं। और हर बार मैं बोलता हूँ जैसे आप मुझे फॉलो करते होंगे वैसे ही आप अगर किसी को फॉलो करते होगे तो मेरा एनालिसिस, उनका एनालिसिस, आपका एनालिसिस, इन तीनों का एनालिसिस इंडेक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में लेके आप एक खुद का एक व्यू बना सकते हैं तो आपका सक्सेस रेशियो अच्छा होगा। अभी तक तो डेटा में ऐसा लगता है मंडे को एक थोड़ा सा नीचे मार्केट आ सकता है, आने के बाद वापस मार्केट एक नया डायरेक्शन लेगा, क्योंकि ओपनिंग जो बैट्समैन थे आईटी इंडस्ट्री के रिजल्ट इन्वेस्टर के उम्मीदों से अच्छे आए हैं। तो ओपनिंग अच्छी हुई है रिजल्ट के बारे में तो अदर कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो एक नया ब्रेकआउट के चांसेस में 22,000 के ऊपर निफ्टी रहेगा ऐसा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है, या उसके ऊपर भी भाग सकता है। तो नेक्स्ट अप मूव हमको दिखने को मिलेगी। अभी तक मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग की, या प्रॉफिट बुकिंग मीन्स में लास्ट टाइम भी बोला था अगर आपको लगता है इतना मुझे प्रॉफिट मिला है बहुत हो गया तभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और नेक्स्ट दूसरे भी स्टॉक में स्विच कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सेल कर दो सब कुछ निकाल के बैठो, ऐसा अभी तक सिचुएशन नहीं है। अभी तक उसको बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है। और
ओवर वैल्यूएशन और वैल्यूएशन के बारे में मैंने एक महीना पहले एमआरएफ का एग्जांपल दिया था। अगर लगता है तो आप पीछे के वीडियो रन करके सुन सकते हैं मेरा एनालिसिस क्या था। और किसी ने इंश्योरेंस स्टॉक के बारे में बोला था, तो इंश्योरेंस स्टॉक चैट पे पूछा था। मैं इंश्योरेंस स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा एनालिसिस उनके ऊपर नहीं है, मीन्स बेरिश भी नहीं है, बुलिश भी नहीं है, साइडवेज भी नहीं है कि उनका, क्योंकि उनके बारे में भी मैंने बहुत बार बात की है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, उसके उसका ट्रेडिंग कर लीजिए। अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए जो अच्छे फंडामेंटल और रिजल्ट अच्छे आते हैं, उनमें और आपकी पोजीशन या क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में किसी ने जस्ट मुझे अच्छा लगा तो मैंने पोस्ट किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसा करना चाहिए, उसके बारे में चैट में भी लिखा था। सिंपल बात है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग सब सस्ता मिलता है इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं या ऑप्शन में बाय सेल करते हैं। तो ऑप्शन के बजाय कैसा स्टडी करना चाहिए इसके बारे में मैंने एक पोस्ट किया था। देखते कहीं कहीं पे डाला है, ये देखो, बड़ा करके देता हूँ। देखो, नॉर्मल वे ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ये आप पढ़िए। ऐसा करोगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और मेरा तो कहना है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ऑप्शन ट्रेडिंग का समय आ चुका है, लेकिन अभी भी डेटा इतना कंफर्टेबल नहीं है एज पर रिस्क रिवॉर्ड। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा देन फ्यूचर और इक्विटी ट्रेडिंग। ऑप्शन का डेटा अभी भी नहीं है, अगर आप ऑप्शन चेन डेटा अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं तो। और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के पहले पहले इक्विटी में प्रॉफिट करो, बाद में फ्यूचर में करो, बाद में ऑप्शन में करो, क्योंकि ऑप्शन रिस्की है, सबको पता है, लेकिन सस्ता मिलता है इसलिए सब ऑप्शन में जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात एआई ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, उसके बारे में लास्ट महीने, हाँ मेरा ख्याल 1.5 महीना होगा, तभी भी एआई के बारे में मैंने बहुत बार बात की है। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटजी सो मेनी इज देयर, बट टाइमिंग कभी चालू करना है कभी बंद करना है, इसके लिए एनालिसिस चाहिए, उसके लिए स्क्रीन पे चाहिए। वो आपको लोग बोलते हैं ना ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे जीरो सम गेम मिलता है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में, अगर आप उसका सॉफ्टवेयर चालू करके दूसरे जगह पे घूमने जाते हैं तो। सामने नहीं रहते तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का जीरो यूज है। तो दोस्तों देखते ये तो बहुत सी बातचीत हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है आगे, अभी नेक्स्ट वीक में क्या होता है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, कुछ स्टॉक में ऐड भी करेंगे, क्योंकि मंथली डेटा पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश और कर सकता है। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।